हेलो प्यारे बच्चों, आज से आपका क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा। लाइव क्लास में थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी, समय से हम उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसके लिए हमने सोचा है कि क्लास हम किसी भी समय रिकॉर्ड कर देंगे और अपलोड कर देंगे, आपको प्रतिदिन क्लास मिले। ठीक है, तो हमने अब तक जो चैप्टर हमारा पहला है, हमने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में हमने प्रकाश का परावर्तन तो लाइव क्लास में कवर कर लिया था। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी जो है पोर्शन हमने लास्ट क्लास में, लाइव क्लास में हमने जो है क्लियर किया था। आज हमको पढ़ना है कि जो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश आखिर अपवर्तित कैसे होता है, यानी अपने मार्ग से विचलित होता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण, यानी कि कौन सा ऐसा जो है वजह है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, हमने ऐसा पढ़ा है, जो प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में हमने पढ़ा कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। विचलित होने की घटना हमने पढ़ा था, क्यों विचलित होती है, तो अब किधर विचलित होती है, अपने मूल मार्ग से। तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की तरफ जो है झुकती है, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। विरल में जाएगी तो दूर हटेगी, सघन में आएगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी। तो आइए हम वही एक अपवर्तन की घटना देखते हैं। मान लेते हैं दो माध्यम बट गया, एक या पहला माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम। पहला माध्यम मान लेते हैं प्रकाश कहाँ से आ रही हो, तो वायु से आ रही हो। कहाँ जा रही है, तो कांच में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश की किरण मान लीजिए आया, ठीक है, ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई ए ओ, बिंदु इसको मान लेते हैं हम ओ। ठीक है, और यहाँ तब हम क्या करेंगे, एक अविलंब खींचेंगे। अविलंब खींचेंगे तो इसको जाना चाहिए था बाबू ऐसे, क्योंकि जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हुआ क्या कि जब वायु से कांच में जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है, तो ये कुछ अविलंब की तरफ झुकते हुए इधर की तरफ चली गई। ठीक है, तो अब देखिए, अब साथ में यह इस दिशा में जा रही है, तो अब अपवर्तन के नियमानुसार हमारा यह आपतन कोण होता है या अपवर्तन कोण होता है। यहाँ पर हमारा उससे कोई विशेष मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब जो समझना है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा बातें हमने पहले कवर कर लिया है। तो अब देखिए, होता क्या है कि जब यह प्रकाश अविलंब की तरफ झुकते हुए जाता है, तो यहाँ झुका क्यों अविलंब की तरफ, क्योंकि माध्यम परिवर्तित हुआ। जैसे माध्यम परिवर्तित होता है तो माध्यम में परिवर्तन के कारण ही जो है प्रकाश की चाल जो है उसका भी परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश का जो वेग है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब देखिए, हमने पढ़ा है कि निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसा हमने पढ़ा है निर्वात अथवा वायु में। और यही चीजें जब वो कोई माध्यम में चला जाता है, कांच में जाए, जल में जाए या किसी अन्य सघन माध्यम में जाए वायु और निर्वात के सापेक्ष, ठीक है, तो उसका जो चाल होता है वो परिवर्तित हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ आपको जो है डेफिनेशन लिखा गया है क्या, कि जो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। एक तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है कि प्रकाश का जो है अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश का क्या अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल का क्या होना, भिन्न भिन्न होना या अलग अलग होना, जो है यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। देखिए क्या लिखा गया, प्रकाश के अपवर्तन का कारण अलग अलग, यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या होना, भिन्न भिन्न होना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में 3×10⁸ है। अब कहेंगे सर कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो कांच में प्रकाश की चाल हम अभी आपको बता भी देंगे, हो सकता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्यों आएगा, अभी हम पढ़ेंगे कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। ठीक है, हमने अपवर्तन का एक सूत्र पढ़ा था स्नेल के नियम से कि जो है n = sin I/sin r, हमने यह पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा है। तो अभी एक हम सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, उसमें बताया जाता है कि जब प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल है, तो पहले माध्यम में मान लेंगे प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है,
और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है, तो साइन आई बटे आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v1 अपान v2 भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम चले, उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम लिख सकते हैं v1 अपान v2, अर्थात n का मान हमारा कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, ठीक है, इक्वल टू v1 का मान कितना है हमारा 3 गुणे 10 पे 8, और नीचे क्या हो जाएगा v2 का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 पे 8 बटा क्या हो जाएगा 1.5 भाग करेंगे तो आएगा 2 गुणे 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड। ये बातें आ गई, ये तो आपके एग्जाम्पल के लिए था। यानी कि अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल कम हो गई कि नहीं हो गई, प्रकाश की चाल कांच में कम हो गई, अर्थात माध्यम जैसे ही परिवर्तित होगा, माध्यम परिवर्तित होने के साथ ही क्या हो जाएगा, हमारा जो है जो प्रकाश की चाल है वह भी परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन का कारण है वह मेन कारण क्या है, माध्यम बदलना। जैसे माध्यम बदलेगा तो माध्यम बदलने के कारण जो है प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न हो जाएगी, इसलिए जो है प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, संभव हो पाता है। आगे हम देखेंगे, देखिए इसमें अगली चर्चा करेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा कि जो है अपवर्तनांक क्या होता है, जो ये हमारा है एन, जो हमने स्नेल के नियम में पढ़ा था। तो हम अब अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। अपवर्तनांक, तो देखो बच्चे, जो अपवर्तनांक होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन से होते हैं भाई, पहला है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, हम इसके बारे में पहले जानेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तब जानेंगे। दूसरा हमारा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ उसको भी हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो चीजें आपको अभी नहीं समझ में आ रही होगी उसको आप कमेंट कर देंगे, तो नेक्स्ट जो है क्लास में हम आपको उसका जो है परिहार बता देंगे, उसमें जो दिक्कतें आएंगी उसको जो है हम अगले में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये बातें हम समझ में आ गई, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सापेक्ष और निरपेक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारी बात आएगी इस पे, पहला पॉइंट, सापेक्ष अपवर्तनांक आखिर होता क्या है। दो प्रकार का होता है अपवर्तनांक, दो प्रकार का। हमने स्नेल के नियम में पढ़ा था n = sin i बटे sin r, उसके अनुसार हमने जो है अब अपवर्तनांक के बारे में चर्चा किया। जो n होता है वही अपवर्तनांक होता है जब दोनों माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो उसमें नियतांक आता है उसी को कहते थे हम अपवर्तनांक। वही अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम जानेंगे पहले सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। तो अब देखिए बच्चे, सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होगा। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जैसे यह माध्यम था, यह माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, E से O पे गई तो यह पहला माध्यम था, और OB में क्या है, OB क्या है, दूसरा कोई माध्यम है जिसको कहते हैं कांच। यहाँ माध्यम की बात करेंगे तो यह माध्यम फर्स्ट है, यह माध्यम सेकेंड है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जा रही है तो अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात किसके अनुसार हो रहा है, तो स्नेल के नियमानुसार, यानी कि अपवर्तन का नियम होगा। अपवर्तन का नियम दो प्रकार का है, कौन कौन सा है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम हमने पढ़ा है कि एक वर्णीय प्रकाश के, यानी प्रकाश के एक रंग के लिए आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह के क्या होती है, परस्पर समानुपाती होती है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। उसके अनुसार यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश जो है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अनुपात sin i बटे sin r
जो हमारा स्नेल के नियम के अनुसार है, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यही अनुपात है, यह हमारा अनुपात है, अनुपात साइन आई बटे साइन आर ही क्या कहलाता है, जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, जो है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आइए हम लिखकर जानेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे यदि प्रकाश इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो अनुपात साइन आई बटा साइन आर ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आगे लिख सकते हैं किसका, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से लिख सकते हैं क्या, जो बातें हमने यहाँ पे लिखे हैं, n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल के नियम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, मतलब वायु हमारा एक पहला माध्यम हो गया, वायु से प्रकाश कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो वायु से जैसे कांच में प्रकाश जाता है तो जो अनुपात है हमारा क्या, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो है का अनुपात क्या कहलाता है, जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन आई की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, जो है n इक्वल टू हम जो है v1 अपान v2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब बात करते हैं तो इसके लिए हम जो है प्रयोग कर सकते हैं ऐसे 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यहाँ भी लिख सकते हैं 1n2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसे 1n2 से व्यक्त करते हैं। अगर बात देखिए यहाँ 1n2 ऐसे है, अगर यह 2n1 है अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 2n1 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, और 1n2 का मतलब क्या होगा कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा क्या 1n2, और 2n1 का मतलब होगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यह कंडीशन रहेगा 2n1 तो उसके लिए हम लिखेंगे साइन r अपान साइन आई। सारी प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, उलट दी जाएंगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं, अगर चार्ज के रूप में क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा 2n1 के लिए v2 अपान v1 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम अगले क्लास में उसका जो है सॉल्यूशन आपको फिर पुनः बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, तो हम लोग लेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में।
चलिए आगे देखते हैं, इसे हम यूज करते हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। सापेक्ष का मतलब हो, सापेक्ष का मतलब कि जिसमें दो माध्यम हो, जिसमें क्या हो, दोनों माध्यम प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। दोनों माध्यम क्या हो, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। एक वायु है, एक कांच है। जल हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है। यानी कोई दो माध्यम निश्चित रूप से होने चाहिए, सघन और विरल। ठीक है, तो उसमें जब प्रकाश पहले से दूसरे माध्यम में जाएगा तो साइन आई अपन साइन आर क्या कहलाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दूसरे, यानी कि जो हमारा दूसरा पॉइंट था निरपेक्ष अपवर्तनांक का, उस पर चर्चा करते हैं। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसमें क्या हो जाएगा, बात ही शब्द आ रहा है इसका, क्या, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब उसमें कोई माध्यम न हो। ध्यान रहे, कोई माध्यम न हो का तात्पर्य क्या है, जिसमें कोई एक माध्यम, जिसे मान लीजिए पहला माध्यम इसमें क्या था, वायु था, वायु के स्थान पे क्या हो, निर्वात हो। जिसमें कोई क्या हो, एक माध्यम क्या हो, निर्वात हो, और निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसमें इतना ही केवल जोड़ना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए चलिए देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। पॉइंट नंबर 2, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या हो, हमने क्या बताया आपको, इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक में वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर क्या होगा, निर्वात होगा। वायु के स्थान पर क्या होगा, निर्वात होगा। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद में हम लिख दे रहे हैं, क्या होगा, वायु के स्थान पर लिखा जाएगा निर्वात। वायु के स्थान पर क्या होगा, निर्वात होगा। और आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी से पहला माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी हो जाएगा, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम V2 न कर करके केवल एक सिंबल प्रयोग कर सकते हैं, V का रूप। ठीक है, तो आइए हम क्या समझेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि यदि पहला माध्यम, अब कोई जरूरी नहीं है कि पहला माध्यम ही ले, हम दूसरा माध्यम भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो। लिखेंगे हम यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए क्या कहा गया है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए इसमें पहला माध्यम क्या माना गया है, निर्वात माना गया है। हो सकता है दूसरा माध्यम को हम क्या मान सके, निर्वात मान सके, पहला माध्यम कोई रहेगा, वायु रहे। ध्यान रहे, यहाँ एक बात ध्यान देना है, क्योंकि प्रकाश की चाल वायु निर्वात दोनों में क्या होती है, सेम होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम निर्वात के सापेक्ष वायु नहीं लेंगे। हालांकि अगर ऐसा माना जाए निर्वात के सापेक्ष वायु, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन हम उसको न लेंगे, क्योंकि दोनों में हमारे जो है कंडीशन दिया गया है कि निर्वात और वायु दोनों में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है। तो इसके लिए हम जो है निर्वात के सापेक्ष जल मान सकते हैं, कांच मान सकते हैं, मतलब कोई भी द्रव या ठोस जो है माध्यम लें तो वह क्या कहलाएगा, वो जो हो जाएगा हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है N1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे N1 या N2
क्या लिख सकते हैं हम, इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, n2 कर सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ हमने कांच रखा है, तो कांच रखी है तो हम क्या लिख सकते हैं, Ng ग्लास। अब मान लीजिए निर्वात के लिए कोई नहीं होगा, अगर वही वाइव रहता तो उसके लिए होता Ang, यहाँ हम लिख देते हैं Ang का मतलब एयर और जी का मतलब ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो Ng बराबर क्या हो जाएगा हमारा, या N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा साइन I अपन साइन R, ये एक हो जाएगा फार्मूला। अगर चाल के माध्यम से देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 बराबर हो जाएगा C अपन V। यहाँ पे N2 नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें यह समझ में आ जाएगा कि यह प्रकाश क्या है, यह जो है निर्वात के सापेक्ष क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। इतना तक हमारा था यह अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक दो प्रकार के, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जो है अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण है कि प्रकाश जब माध्यम बदलता है तो अपने चाल को भी बदल लेता है, यही कारण है जो है प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो है अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारे पास एक और पॉइंट है, इसको देख सकते हैं कि अपवर्तनांक की निर्भरता, यानी कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है कि प्रकाश का जो माध्यम है, माध्यम जो पदार्थ है, हम कह सकते हैं जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर, इसमें जो वायु और कांच है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कुछ और होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कुछ और होगा, यानी माध्यम अलग अलग दो रखे हैं तो उसमें अपवर्तनांक क्या होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। इसलिए उसके हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए टॉपिक के रूप में जानेंगे हम। चलिए देखते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता। देखिए बच्चे, अपवर्तनांक की जो निर्भरता है यह डिपेंड करती है जो है दो तीन बातों पे। इसमें हम पहला लिख सकते हैं, पहला पॉइंट दे करके कि जो है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ तो माध्यम क्या है, वायु है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने निकाला, तो अगर निकालेंगे तो n की वैल्यू आएगी 1.5 आएगा। अभी हमने इसको रख करके प्रूव भी किया था। अब यही बात रखें कि जो वायु के सापेक्ष कांच न होकर के जल हो जाएगा, उस समय जो है n की वैल्यू कुछ और आ जाता है। ठीक है, 1.223 करके आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है अलग अलग माध्यम होगा, यानी अलग अलग पदार्थ रखे जाएंगे तो उसका जो है क्या होगा, जो है अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, अर्थात पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था पर, ये भी बुक में आपके दिया भी है, पदार्थ की भौतिक अवस्था। दोनों का मतलब एक ही हुआ, भौतिक अवस्था, इन दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा कि प्रकृति या भौतिक अवस्था। प्रकृति डिपेंड करता है भौतिक अवस्था पर ही। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि जो है पदार्थ के ताप पर, ये भी लिख सकते हैं, पदार्थ के ताप पर। और अंतिम है हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जो है एक देखिए हमने आपको पिछले क्लास में जिस दिन लाइव क्लास चल रही थी उस दिन बताए थे कि जो है प्रकाश का अपवर्तन जब बताया जा रहा था तो वहां आपको बताया गया था कि यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश है, यानी जो प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 जो है
वर्ण होते हैं, यानी 7 रंग होते हैं और सातों जो है रंगों का तरंगदैर्घ्य का अलग अलग होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी और तरंगों के जो प्रकाश है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसी के अनुसार उसका जो है यहाँ पे अपवर्तन भी होता है, यानी विचलित भी वो अपने जो है तरंग के अनुसार होती है, तरंगदैर्घ्य के अनुसार होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो है ये प्रयोग में लिए जाने वाले प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्या लिख सकते हैं कि प्रयोग में लिए गए प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकाश के लिए अलग अलग जो है उसके वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तो यह निर्भर करता है जो है लिए गए प्रकाश के जो है रंग पर निर्भर करता है, यानी कि प्रकाश कौन से प्रकाश का जो है हमने रंग लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात समझ में आ गई। एक टॉपिक है और छोटा सा, आज ही उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, प्रकाश की जो है प्रकाश का उत्क्रमणीयता होना, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आया है यदि उसके बीच में हम कोई क्या कर दें, हम जो कोई दर्पण रख दें, यदि हम दर्पण रख देते हैं तो वो प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसे दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, वायु से प्रकाश आ रहा है कांच में, वायु से प्रकाश कहाँ आ रहा है, कांच में आ रहा है। तो अब यदि हम बात करें, दूसरा बना लेते हैं, चलिए ऐसे देखते हैं, ये माध्यम हो गया, प्रकाश ऐसे आया, माध्यम हो गया हमारा M1 M2, ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा अभिलंब E O, इसको जाना चाहिए था ऐसे क्योंकि यह वायु है और वायु से प्रकाश आया कांच में, तो अविलंब की तरफ भाई रुकेगा। तो इस स्थिति को हम देखें तो ऐसा हम माने कि जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे जा रहा है, तो क्या हम इसको एक दूसरे एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि यही कंडीशन रही, हम अविलंब खींच दिए, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा यह कांच है और यह है वायु, सेम माध्यम रखें हम और सेम किरण को भी रखें, बस अंतर कर दें कि यदि यह प्रकाश की किरण ऐसे जा रही हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसी माध्यम से जा रही हो, तो अब यहाँ क्या होगा कि सघन से विरल में जा रही है, तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अविलंब से दूर हट के ऐसे जाएगी। तो ये तो हमने एक प्रक्रिया, एक प्रयोग दूसरा अलग लिया है, हमने यहाँ दूसरा प्रयोग किया है। ठीक है, ये पहला प्रयोग था, ये दूसरा प्रयोग था। क्या ऐसा संभव है कि एक ही प्रयोग में यह भी स्थिति हम दर्शा सके? ऐसा संभव है? इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चे, इसके लिए हमें इस अपवर्तित किरण के मार्ग में यदि एक हम दर्पण लगा दें और वह दर्पण वो भी इस प्रकार लगाएं कि प्रकाश, दर्पण हम इस प्रकार लगाएं कि प्रकाश उस पर लंबवत पड़े, क्योंकि आपने पढ़ा है दर्पण में, परावर्तन में, कि परावर्तन में जब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत पड़ेगी तो वह लंबवत ही टकरा के चली जाएगी। जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पे, किसी परावर्तक सतह पे लंबवत पड़ती हैं तो अपने माध्यम में सीधे लौट जाती है। तो इस स्थिति में जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण के मार्ग में यदि कोई हम समतल दर्पण रख दें तो यह दूसरा जो प्रयोग दिखाया जा रहा है वह पहले में ही संभव हो पाएगा, और उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या उत्क्रमणीयता कहते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे? तो आइए इसको हम लिखित रूप में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं।
हेडिंग हमारा क्या होगा, प्रकाश किरणों की लिख लेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अब देखिए इसका मतलब हमने आपको अभी समझाया भी, फिर एक बार हम समझाने चलते हैं, फिर इसको हम लिखित रूप समझेंगे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, एक माध्यम लेते हैं ऐसे, या सपोज करिए कि प्रकाश वायु से जल में जा रहा हो। अब हम बात करते हैं प्रकाश वायु से जल में जा रहा हो, ठीक है। तो जब प्रकाश वायु से जल में जा रहा है तो ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन आप जानते हैं अपवर्तन के नियमानुसार यहाँ अविलंब से क्या होगा, ये क्या होगा, अविलंब की तरफ झुक जाएगा। अविलंब की तरफ झुकने का तात्पर्य क्या है, ऐसे आ जाएगा, ए ओ, ये हो गया हमारा पी बिंदु, जो ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, इस दिशा को जाएगा। इस कंडीशन में आपतन कोण हमारा होगा I, अपवर्तन कोण होगा हमारा R, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि प्रकाश को उसी अवस्था में, अरे इसी जो है अगर हम प्रयोग में इसके मार्ग से अगर वापस भेजें तो क्या यह पुनः अपवर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से होकर जाएगी। हमारी बात क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। हमारा प्रश्न है कि क्या प्रकाश का जब अपवर्तन हो रहा है तो दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित किरण है उस अपवर्तित किरण को हम उल्टा कर दें। उल्टा करने का तात्पर्य क्या है, यह जिधर जा रही है उसके विपरीत जाए, यानी कि यह अब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अब दूसरे से पहले माध्यम में उसी मार्ग पे जाए तो क्या अपवर्तन के पश्चात पहले माध्यम में वह उसी मार्ग पे जाएगी, यही हमारा प्रश्न है। तो इसको हम प्रयोग करके देखें तो यह सही है कि प्रयोग करने के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो गई, उसी माध्यम में उसी पथ पे जा रही है। कब जा रही है कि जब हम यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा रहे हैं, ऐसा समतल दर्पण लगा रहे हैं और समतल दर्पण इस प्रकार लगा रहे हैं कि प्रकाश की किरण उस दर्पण से परावर्तित हो रही है। तो किस प्रकार, यानी उस दर्पण पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वह लंबवत पड़ रही है, जैसे लंबवत पड़ रही है वह परावर्तित होकर के जो है जल से फिर पुनः वायु में जाना चाहती है। तो आप जानते हैं कि सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई, आ गई बात। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। गर्मी हो रही है, चलिए कैलकुलेशन में देखेंगे। यदि हम कहें कि यदि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1n2 इक्वल हम लिख सकते हैं sin I बटा sin R, ठीक है। यह हमारा समीकरण एक मान सकते हैं, इसको भी हम ग्राफ के रूप में बता रहे हैं बच्चे, अभी लिखित रूप में पूरा इसका जो है समीकरण दर्शाया जाएगा। अब वही बात, जब प्रकाश दूसरे से पहले माध्यम में जा रही है अर्थात 2n1, अभी हमने आपको बताया था जब 2n1 होगा तो यहाँ पर चूंकि आपतन कोण भी क्या हो गया हमारा R ही माना जा रहा है दूसरे के लिए, तो क्या हो जाएगा sin R अपान sin I। इसको हम करिए समीकरण नंबर 2, अभी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। यदि कन्वर्ट करें, ठीक है, चाहे इसको ऐसे छोड़ देते, कन्वर्ट न कर करके हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अगर बात करें समीकरण 1 का 2 में हम गुणा करा दें, क्या कर दें, समीकरण 1 का 2 में गुणा करा दें तो 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 इक्वल क्या हो जाएगा, sin I अपान sin R मल्टीप्लाई sin R मल्टीप्लाई अपान sin I। तो देखो बच्चे, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1n2 इक्वल इंटू 2n1 इक्वल 1,
ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, यही उत्क्रमणिका का हमारा सिद्धांत आता है। तो आइए इसको हम लिखित रूप में जानेंगे। क्या जानेंगे? चलिए देखते हैं। लिखेंगे कि माना कोई प्रकाश किरण एओ, माना कोई प्रकाश किरण एओ ऐसे लिखेंगे। देखिए समझते हैं। कहेंगे कि माना कोई प्रकाश, जो चित्र में दिया उसको वैसे ही हमें लिखना होगा। कहेंगे कि माना एक प्रकाश की किरण एओ, कहेंगे माना कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण एओ किसी पारदर्शी, किसी पारदर्शी पृष्ठ के बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर आपतन कोण आई, कोण आई पर आपतित होती है, आपतन कोण आई पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात, तथा अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ओबी दिशा में, ओबी दिशा में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर से, आर से अपवर्तन कोण आर से अपवर्तित हो जाती है, हो जाती है। यदि, यदि इस अपवर्तित किरण के मार्ग में, यदि इस अपवर्तित किरण के लंबवत, के लंबवत, लंबवत एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, यदि इस अपवर्तित किरण के मार्ग में, लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे? मार्ग में लंबवत एक समतल दर्पण रख दें, रख दें तो प्रकाश किरण, तो अपवर्तित प्रकाश की किरण, तो अपवर्तित प्रकाश किरण, किरण पुनः परावर्तित होकर के दूसरे पहले माध्यम में आने लगती है। तो रख दें तो अपवर्तित प्रकाश किरण, किरण पुनः अपवर्तित होकर, रख दें तो अपवर्तित प्रकाश की किरण परावर्तित होकर, रख दें तो अपवर्तित प्रकाश की किरण समतल दर्पण से परावर्तित हो जाती है। इसे लिख देंगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से परावर्तित होकर, परावर्तित होकर, होकर पुनः अपवर्तित होती है, पुनः, पुनः पहले माध्यम में पुनः अपवर्तित हो जाती है। लिख लेंगे पुनः अपवर्तित हो जाती है।
ठीक है, इतना कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारे मन में आया तो हमने आपको यहाँ बता दिया। क्या होता है कि जब प्रकाश, ध्यान समझेंगे कि जब प्रकाश क्या होती है, देखिए हमने क्या लिया है कि एक प्रकाश की किरण एओ है। हमने कहा माना कोई प्रकाश किरण एओ किसी पारदर्शी पृष्ठ, या पारदर्शी पृष्ठ है क्योंकि जल में जाएगा तो पारदर्शी है, पारदर्शी पृष्ठ के बिंदु O पर आपतन कोण I पर आपतित होती है। आपतन कोण I O है, आपतन कोण आपतित बिंदु है O, और यहाँ कोण बना रहा है आपतन कोण I पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात OB दिशा में अपवर्तन कोण R से क्या होती है, निर्गत हो जाती है या चली जाती है। यदि इस अपवर्तित प्रकाश की किरण के लंबवत, अपवर्तित प्रकाश की किरण की लंबवत एक समतल दर्पण रख दें तो यह प्रकाश की किरण पुनः क्या होती है, परावर्तित, समतल दर्पण से परावर्तित होकर के इसका फिर पुनः क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, या पुनः अपवर्तित हो जाती है। आइए हम बात करते हैं, कहेंगे कि जब प्रकाश वायु से जल में जाता है, यही बात हमको यहाँ लिखना है। इसमें हमें इरेज कर देते हैं, इसकी कोई अभी यहाँ पुनः आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए हम क्या कहेंगे, कहेंगे तब लिखेंगे, तब वायु से, तब कहेंगे क्या, यदि प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, यदि प्रकाश वायु से जल में जाती है तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, वायु से जल में जा रही है तो लिख सकते हैं ANG, ध्यान दीजिएगा ANG, ए का मतलब क्या हो जाएगा एयर, वायु, और जी का मतलब ग्लास। ANG बराबर क्या हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1N2 भी लिख सकते हैं। 1N2 का मतलब पहले का सापेक्ष दूसरे का, अब पहला माध्यम क्या है हमारा वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, हाँ अच्छा ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं है, वाटर है, तो ANW लिख सकते हैं। यहाँ अभी केवल समझने के लिए पहला माध्यम दूसरा माध्यम भी समझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1N2 बराबर साइन I अपान साइन R, ठीक है। अब जब बात करेंगे क्या, कि जब प्रकाश जल से वायु में जा रहा है, क्या करेंगे, जब प्रकाश जल से वायु में जा रहा, वायु में जा रहा हो, उस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, जब प्रकाश जल से वायु में जा रहा हो तो उस स्थिति के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 2n1 बराबर क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे साइन R अपान साइन I। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा था तो 1N2 बराबर साइन I बटे साइन R, और वही बात जब दूसरे से पहले में आ रहा है, दूसरे से पहले में जा रहा था आपको कोण, इसके लिए क्या माना जाएगा, R माना जाएगा, और यह I हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो बात करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 का गुणा करना, समीकरण 1 और 2 का गुणा करना क्या हो जाएगा, 1N2 मल्टीप्लाई 2N1 बराबर हो जाएगा साइन I बटा साइन R, 1N2 की जगह पे और 2N1 की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणे साइन R बटा साइन I, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ ये साइन I से साइन I कट जाएगा, साइन R से साइन R कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1N2 मल्टीप्लाई 2N1 बराबर 1, या बच जाएगा 1N2 बराबर हो जाएगा 1 अपान 2N1, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का, प्रकाश की किरणों का उत्क्रमणीयता, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो दूसरे माध्यम से यदि पहले माध्यम में आता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं
निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के जो है क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या आई होगी समझने में तो आप जो है कृपया करके कमेंट के माध्यम से हमें पूछिएगा, हम अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर ही देंगे। ठीक है, तो कल से अब आप आज से प्रतिदिन जो है हमारा क्या होगा, जो है क्लास अपलोडेड मिलेगा। हमको जब समय से हम उपलब्ध रहेंगे तो लाइव क्लास भी लेंगे, इसकी सूचना आपको हम जो है पहले ही दे देंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।